ठीक है। अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को, जिसका चार्ज मान लीजिए Q है और जिसका मास कितना है, M है, चार्ज Q है और मास M है, शांत रहिए, उसको अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से फेंका है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो उस केस में जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कल का सेंटर किधर होगा अगर आपको ये जानना है तो आपको करना होता है V क्रॉस B। V इधर है और B कहाँ है, अंदर है, तो जाहिर सी बात है V इधर है, B अंदर है, V क्रॉस B करोगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से सर्कल बनाएगा कि इसका सेंटर जो होगा वो ऊपर कहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो सर्कल ऐसा ही ना बनेगा, तब न जाके यहाँ पर सेंटर आएगा, बोलिए ना। इस केस में हम लोगों ने देखा था कि जो रेडियस होता है उसका ढेर सारा फॉर्मूला हमने देखा था, mv अपॉन QB देखा था। mv की जगह पे हम लोग P रख सकते हैं, P अपॉन QB होगा। हम P की जगह पे √2m और काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय कितना, QB। अच्छा, √2m, और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट कराने के बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड में भेजा है ना, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू V। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम Q इंटू V भी रख सकते हैं, और नीचे में आ जाएगा QB आ जाएगा। सही है, ठीक है। तो इतना सारा हमने देखा था, सब रेडियस के लिए यूज होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आया था, 2πm अपॉन QB, और इसमें हमने देखा था कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। आप धीरे से फेंकिए चाहे आप जोर से फेंकिए, टाइम उसको सेम ही लगेगा, सही है। लेकिन हाँ, रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आप धीरे से फेंकिएगा तो छोटा सर्कल बनेगा, जोर से फेंकिएगा तो बड़ा सर्कल बनेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता था बताइए, 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसी को पलट लेंगे, इट विल बिकम QB डिवाइडेड बाई कितना, 2πm। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2π/t, या 1 अपॉन t को हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2π इंटू न्यू। लीनियर फ्रीक्वेंसी में 2π से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। अब 2π को मल्टीप्लाई करोगे अगर तुम इस फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले यानी कि किससे, QB डिवाइडेड बाई 2πm से, तो 2π से 2π कैंसिल होगा और आपको मिलेगा कितना बताइए, QB डिवाइडेड बाई m। इसके बाद हम लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन किया था। आप बताइएगा हमने कहाँ तक किया था, ये सब हो गया था ना, ये भी हो गया था, कहाँ तक हुआ था, ये हो गया था ना, ये हो गया था, अरे बाप रे बाप, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग क्या, एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट एनकाउंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन दी वाई डायरेक्शन। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर उड़ा देना, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, सामना होना, हाँ। तो इसका सामना होता है एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से जो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। इट्स सब्सिक्वेंट मोशन विल बी, तो परिणाम स्वरूप जो इसका मोशन होगा वो कैसा होगा। पहला तो बोलता है स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स डायरेक्शन। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल को फेंका इधर गया है, ऐसे फेंका गया है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई डायरेक्शन में। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये तो ऐसे ही गायब हो गया। अब 3 गो ऑप्शन बचा, तो तीनों में, अरे यार तीनों सर्कल ही दिया हुआ है, तो हमको चेक करना ही पड़ेगा ना, कोई बात नहीं है। तो सर्कल तो बनेगा, लेकिन किस प्लेन में बनेगा ये जानना है। तो एक काम करिए ना, सुनिए ना, इलेक्ट्रॉन है उसको फेंका इधर गया है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर है। तो सर्कल कैसा होगा ये जानने के लिए हम लोग V क्रॉस B करेंगे। तो बताइए V कहाँ है, इधर है, अब B कहाँ है, ऊपर है। अरे यार भाई, ये x की तरफ है वेलोसिटी और y की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस B करोगे तो अंगूठा बाहर आया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ ना लगेगा, जा। अरे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है V क्रॉस B के
डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो तुमने फेंका इधर है, फोर्स इधर लगेगा, तो क्या लग रहा है सीधा जाएगा कि इधर घूम जाएगा, और घूमेगा तो फिर वापस भी तो आएगा। इसका मतलब सर्कल जो होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। जल्दी बताइए ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? ये होता है x एक्सिस, ये होता है y, और ये होता है z एक्सिस। तो अगर कोई चीज इस प्लेन में है तो वो कौन से प्लेन में है? क्योंकि ये वाला z एक्सिस ना है और ये वाला x एक्सिस है, तो ये xz प्लेन में है। सही है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये वाला प्लेन होता तो ये कौन सा प्लेन होता? बोलो, ये कौन सा प्लेन होता है? ये एक्स वाई प्लेन क्यों होता है? क्योंकि ये x है और ये y है, इसी प्लेन में ना है। अच्छा बताओ ये कौन सा प्लेन होता है? ये कौन सा प्लेन होता है? हाँ, तो ये वाला y है और ये वाला z है, तो ये yz प्लेन होता है। सही है, वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़े? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q moving with velocity v enters a region of uniform magnetic field at right angles to the direction of its motion। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, मोशन के क्या है? परपेंडिकुलर। मोशन का मतलब वेलोसिटी के, मोशन का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो तुम बताओ ना, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और इस पाथ पे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है लेकिन स्पीड चेंज नहीं होता है। स्पीड यहाँ अगर v है तो यहाँ भी v ही होगा, यहाँ भी v ही होगा, यहाँ भी v, यहाँ भी। यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड। बोलता है हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट अफेक्टेड। आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाँ, जिसमें ये क्या होता है? मास होता है, और ये क्या होता है? नॉट वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी कहना, एक मिनट रुक जाओ, कोई इधर से आवाज निकाला है क्या? आप लोग सुने हैं? नहीं, हम सुने हैं। कौन आवाज निकाला है? हाँ, मैं कह रहा हूं, देखिए ये मास है और ये क्या है? हाँ, वेलोसिटी कहना इसको ठीक नहीं रहेगा। वेलोसिटी के टर्म में अगर आपको इसको लिखना है तो ऐसा v.v करके लिखना पड़ता है। अब बताइए दूंगा, 11th क्लास मैथमेटिकल टूल्स वेक्टर याद है कि नहीं, जिसमें इसको हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट कहा करते थे और इसका मतलब एक्चुअली v का स्क्वायर होता है। तो छोड़िए ये सब तामझाम हटाइए, इतना समझिए कि ये क्या है? ये स्पीड है, स्पीड है। ये क्या है बताइए? स्पीड है। तो आप बताइए क्या इस मोशन के दौरान मास बदल रहा है? नहीं। क्या स्पीड बदल रही है? तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नॉट अफेक्टेड, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो ये सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है 1 नंबर में। ये भी सीबीएसई बोर्ड का ही है, लेकिन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूटेरॉन हैविंग इक्वल मोमेंटा, दोनों का क्या सेम है? मोमेंटम सेम है। एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड at right angle to the direction of field, depict their trajectories in the field। अच्छा, मतलब उनकी ट्रेजेक्ट्री का फोटो बनाना है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझते हो? पाथ का फोटो बनाना है, रास्ते का फोटो बनाना है कि उनका मोशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? बोलो ना। 90% केस में परपेंडिकुलर ही देगा। तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लीजिए। और सबसे अच्छा है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहाँ ड्रॉ कर ले, बताइए ना। अंदर ड्रॉ कर लें? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ऐसा अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसी में हम लोग फेंकने वाले हैं एक प्रोटॉन को और एक ड्यूटेरॉन को।
और बनाने वाले हैं सर्कुलर पाथ। लेकिन किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना। जा हो सकता है प्रोटॉन का रेडियस छोटा हो, ड्यूटेरॉन का रेडियस थोड़ा बड़ा हो। तो इसके लिए हमको पहले रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। बाबू फॉर्मूला होता है mv/qb, लेकिन वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जिक्र किसका है, मोमेंटम का है। तो रेडियस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सब लोग बोले ना, सब लोग बोले p/qb। तो चलिए मान लिया जाए मोमेंटम p है और डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का चार्ज तो e ना होता है, और फिर हम लोग लिखेंगे क्या, b। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए ड्यूटेरॉन का भी मोमेंटम हम लोग p ही लेंगे, क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला है कि दोनों का मोमेंटम सेम है। ओ माय गॉड, ड्यूटेरॉन का चार्ज भी कितना होता है, ई होता है। अल्फा पार्टिकल होता है तो 2e होता है, ई। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों में से किसका रेडियस ज्यादा है, दोनों का रेडियस सेम है। क्लियर है? अच्छा, दोनों का रेडियस सेम है और चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पे फोर्स लगेगा v क्रॉस b के डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए मैंने एक प्रोटॉन को ड्रॉ किया, अब इसको मैंने फेंका कुछ इधर की तरफ v वेलोसिटी से, मान लीजिए। तो v क्रॉस b कहाँ आया, ऊपर आया। इसका मतलब इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से ना होगा, अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, अब ड्यूटेरॉन का भी तो ड्रॉ करना है, तो इसी के ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग D+ लिख देते हैं। ड्यूटेरॉन को कैसे डिनोट करते हैं, D+ से। और एक मिनट, सेम मोमेंटम से फेंका गया है ना, तो आप मोमेंटम के लिए क्या लिख लीजिए, p लिख लीजिए। चलिए, तो ड्यूटेरॉन को भी फेंका गया है इधर ही और इसका मोमेंटम भी कितना है, p ही है। तो इस पर भी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर ही लगेगा। सही है? इसका मतलब हुआ कि इस तरीके से ड्रॉ कर देना, तुम दिखा देना कि ये है rp और ये है क्या, rd, और जरूर बता देना कि हियर rp इज इक्वल टू क्या, rd, ऐसा करके दिखा देना। क्लियर है? हो गया। और सर्कल थोड़ा वैसे बना लेना, मैंने तुम तो लेके जाओगे ना वो ना, वैसे तुम लोग बना लेना। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके जाओगे ना तो सर्कल तुम वैसे बना लेना और दोनों का रेडियस सेम दिखा देना। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा। अच्छा, एक और बात है, इसमें मान लीजिए अगर कहता कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरॉन की जगह क्या कहता, इलेक्ट्रॉन कहता, और दोनों को सेम मोमेंटा से फेंका गया, तब उनका पाथ आपको डिपिक्ट करना है। तो क्या अंतर आएगा यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो क्या अंतर आता है, कोई अंतर नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि मोमेंटम भी सेम और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, रेडियस तो सेम होता है, लेकिन अंतर आता कहां पर, यहां पर। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो कहां लगता है, v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन को आप फेंकते तो वो ऊपर नहीं, वो नीचे घूमता। तो वो आपको दिखाना पड़ता कि इसका जो मोशन है वो अगर ऐसे क्या होता है रे, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मोशन क्लॉकवाइज होगा, लेकिन यहां पर दोनों का मोशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका CBSE का 2 नंबर का सवाल। ठीक है, नीट ने पूछा है 2016 में, पूछा क्या, अच्छा इसका ऑप्शन में कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, कहता है इलेक्ट्रॉन इज, बोलो, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स वर्ड तुमने कहाँ सुना है, सुना है, हाँ कहाँ सुने हो, है फिजिक्स में कहाँ सुना है बताओ। अरे 2 टाइप का वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ऐसा होता है। हाँ, तो हमने पढ़ा है कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव होता है जिसमें पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होता है वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो ट्रांसवर्स वर्ड का भी मतलब लगभग क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो कैसा है, परपेंडिकुलर है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ E/m इज 1.76 × 10⁻11 कूलम पर
मीटर, तो इसमें गलती से छूट गया है। आपको क्या पता करना है? फ्रीक्वेंसी पता करना है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा? अच्छा सॉरी, कूलम पर केजी ना होगा, कूलम पर केजी। आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है, ठीक है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। हाँ, 2πm अपन क्यूबी का उल्टा ना होगा, तो ये हो जाएगा क्यूबी डिवाइडेड बाई कितना? 2πm। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो Q की जगह पे हम लोग E ना लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, E/m का डायरेक्ट तुमको दिया हुआ है वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻11। तो हम E/m की जगह पे 1.76 इंटू 10 कितना? 11 लिखेंगे। बताइए B की जगह पे क्या लिखेंगे? 3.57 इंटू 10⁻10। बी नहीं दिया हुआ है, वो लिख लेंगे। डिवाइडेड बाई 2 को 2 रहने दो, अब पाई की जगह 3.14 लिख दो। और बताओ मास ऑफ या काहे के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? E/m तो हम लोग लिख ही चुके हैं, बोलो ना। बस इसी को सॉल्व करना है, देखना है आंसर कितना आ रहा है। ठीक है बाबू। E/m, E/m वो तो सही दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड 10⁻10 टेस्ला, वो भी सही दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, तो बताओ इसका कैलकुलेशन लगभग लगभग कितना आएगा? लगभग में चलते हैं हम लोग। तो सुनो ना, एक मिनट। हम ऑप्शंस देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है? 6 है, यहाँ 1 है, 1 है, फिर यहाँ क्या है? 6 है, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे। देखो मैं कैसे दिमाग लगाता हूँ। ये वाला चीज जो है, शांत रहो, ये वाला चीज इससे थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है। 3.14 है, वो 3.57 है। माने काटोगे तो आएगा 1.0, फिर उसके बाद कुछ आएगा ना, या 1.1 टाइप का कुछ आएगा। तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि हम इसको लगभग लगभग काट के क्या लिख दें? 1 लिख दें। मैं जानता हूं कि 1 से थोड़ा ज्यादा आने वाला आंसर, लेकिन ये वाला चीज इससे थोड़ा सा छोटा है। जा मैंने कहने का मतलब है कि ये 2 है, ये 1.7 है, तो छोटा ही ना है। तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन ये इससे थोड़ा सा छोटा है। तो तुमको नहीं लग रहा ये दोनों कॉम्पनसेट कर लेगा लगभग लगभग? एग्जैक्ट में आंसर नहीं आएगा, लगभग में तो आइए जाएगा। तो मेरा बहुत मन है कि मैं इसको भी काट दूं और क्या लिख दूं? 1। अच्छा एक बात बताइए, 10 टू द पावर क्या है? 11, और 10 टू द पावर -10 है ना, तो कहने का मतलब है 10 आएगा। लगभग में आंसर कितना आना चाहिए? 10 हर्ट्ज जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है, कहाँ से? कोई भी ऑप्शन अगर तुम चेक करोगे तो नहीं आएगा। तो कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये तो सही होता है। क्या बोलते हो? ना तो ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम होगा। सही है, आंसर लगभग लगभग 10 हर्ट्ज के आसपास में आना चाहिए है? अरे यार क्या बात करते हो? ये m क्या है? ये हमने पढ़ा है? नहीं पढ़े हो? प्रीफिक्स पढ़े हो वो 11th क्लास में, यूनिट एंड डायमेंशन में? नहीं पढ़े हो? देखो शांत रहो, शांत रहो एकदम। एक होता है बाबू के फॉर क्या? किलो। के का मतलब होता है किलो, और किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 होता है। ये पढ़े हो? अच्छा शांत रहो। एक होता है एम का मतलब होता है मेगा, अब मेगा को हम लोग मिलियन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये होता है 10 टू द पावर से। एक होता है जी, तो जी का मतलब होता है गीगा होता है, जीजा नहीं है ये। हाँ जी है, जी है। 10 टू द पावर 9 होता है, सही है, ये होता है। इसके आगे भी होता है, लेकिन वो टी होता है एक, तो टी का मतलब होता है 13। 10 टू द पावर 12 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है ये तो बहुत यूज होता है, किलो तो बहुत यूज होता है। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, शांत रहिए। तो इसमें बताइए ये के क्या है? किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब ही होता है
1000। तो हम लोग बोलते हैं कि ये लिखा हुआ है 1000 ग्राम। चाहे मान लीजिए आपके किसी पोस्ट पे 1 के लाइक आपको मिला है, तो इसके का मतलब क्या होता है? किलो। ये किलो ही लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपको कितना लाइक मिला हुआ है? 1000 लाइक मिला हुआ है। अरे भाई तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या? वो जो 1 के लाइक मिलता है उसमें के का फुल फॉर्म क्या होता है? किलो। के का फुल फॉर्म 1000 होगा। 1000 के से शुरू होता है, किलो लिखा हुआ है, किलो। आपको 1 किलो लाइक मिला है, इसका मतलब 1000 लाइक मिला है। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है, तो उसके पोस्ट पे 1M लाइक मिलता है। क्या ये M यही M है? भले सुनिए एक मिनट, भले हम लोग उसको पढ़ने के लिए मिलियन पढ़ते हैं और वो गलत भी नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअल फुल फॉर्म होता है मेगा। 1 मेगा लाइक उसको मिला हुआ है। अरे बोलो ना। हाँ, लेकिन अभी तक 1 गीगा लाइक किसी को नहीं मिला है, वो बहुत ज्यादा होगा। 1000 बिलियन जब होगा ना तब जाके होता है। तो खैर वो तो बहुत ज्यादा हो गया। खैर हाँ, भगवान ने चाहा तो हमको मिलेगा, टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। जेई मेन 2019, इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ कितना? 500 वोल्ट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ इफ अ मैग्नेटिक फील्ड 100 मिली टेस्ला इज देन अप्लाइड। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को कितना बच्चों? 500 वोल्ट पे एक्सेलरेट कराने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट पे एक्सेलरेट कराने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। हाँ बोला है ना कि इज देन अप्लाइड का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेट कराने के बाद अप्लाई किया गया है। बोलो बाबू। तो मान लो कि इसके बाद आपको मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर एंटर करेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर करेगा ना। बताइए वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो Q इंटू वी। Q की जगह पे हम लोग E लिख देंगे, अब V की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 500 वोल्ट। सही है। जरूर आपसे बोल रहा होगा कि रेडियस बताइए। हाँ बोला नहीं है, कैलकुलेट द रेडियस। तो बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? √2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे Q इंटू वी ना रखेंगे, और डिवाइडेड बाई Q इंटू क्या, ऐसा B रखेंगे हम लोग। सही है। देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कि कैलकुलेशन आखिर आता कैसा है। तो इधर जगह इधर ही करते हैं। √2 की जगह 2, m की जगह कितना? तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 ना होता है, लेकिन 9.1 मत लिखना। हाँ, क्योंकि अगर तुम सिर्फ 9 लिखोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो जाएगा 3 का। 9.1 लिख दोगे तो फिर तुमको उसको 9 मानना ही पड़ेगा। तो रहने दो, वैसे भी आंसर पे कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो 9 इंटू 10⁻³ kg, ये आपको याद होना चाहिए। बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और बच्चों V की वैल्यू कितनी है बताओ? तो 500 है। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाई Q इंटू B, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू B की वैल्यू कितनी दी गई है? 100। और तुमको पता है मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ चलिए, बाकी हमने कहीं कोई यूनिट नहीं रखा है, क्योंकि हम सीधे लास्ट में क्या लिखने वाले हैं? मीटर लिखने वाले हैं। अब देखिए, देखने से तो बहुत भयंकर कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसको कैलकुलेट करें। क्या अब बहुत आसान है एक टीचर के लिए यहां तक लाके कह देना कि आगे तुम लोग अपने से कर लेना, लेकिन ऐसे बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, क्या हुआ, आपको ताली बजाने का मन कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 9 जो है, अच्छा इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। 9 जो है वो क्या बन के बाहर निकलेगा?
3 बन के बाहर निकलेगा। एकदम शांत रहिए। 9 जो है वो 3 बन के बाहर निकलेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये और कहाँ गया? अच्छा इसको 16 बनाया जाए, 16 बना देंगे तो 4 बन के बाहर नहीं निकल जाएगा, तो इसको 4 बना के बाहर निकाल दीजिए। लेकिन 16 बनाने का मतलब हुआ कि आप इसको 10 गुना बढ़ा रहे हैं, तो फिर किसी ना किसी और को 10 गुना कम करते हैं, इसी को 10 गुना कम करते हैं। ये पता नहीं तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको अगर अच्छा एक काम करो ना, इसमें क्या कोई जीरो दे दो इसको, तो ये 16 नहीं बन गया, 16 4 बन के बाहर निकल गया, तो ये तो रह गया 50। अब 50 दूना कितना? देखना हम किसको किसको निपटा रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक बार टिक भी लगा देना। 9 को निपटा चुके हैं, इसको निपटा चुके हैं, और 50 गुना 2 कितना? 100 क्या बन के बाहर निकलेगा? 10 बन के बाहर निकलेगा। तो देखिए हमने इसको 10 बना के बाहर निकाल दिया। अब आप बताइए कि बच गया आपका 10 टू दी पावर माइनस 31 और 10 टू दी पावर माइनस 19, मिला जुला के 10 टू दी पावर माइनस 50, और 10 टू दी पावर माइनस 50 क्या बन के बाहर निकलेगा? 10 टू दी पावर माइनस 25 बन के बाहर निकलेगा। बहुत बढ़िया। तो होता गया, ऊपर वाला तो हमने सॉल्व कर ही लिया, अब ये नीचे वाले को सॉल्व करना है। तो बाबू एक मिनट इधर देखो और ये बताओ कि हाई सब मिला जुला के कितना होगा? भाड़ में गया हाई सब, पहले इसको देखो, इसको हम लोग 16 बना लें। 16 बनाने का मतलब है कि यहाँ से कोई जीरो कम कर लें। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये 16 हो गया, और ये कट जाएगा कितना बार में? 3/4 जो होगा 0.75 तो हो गया, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट कितना से, अरे सही है, 300 को तुम 4 भाग में डिवाइड करोगे तो 75 नहीं आता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से वहां तक कौन कौन से ऑप्शन में 75 है। अरे यार सब में 75। अभी नीट होता है तो किसी एक या दो में होता है, लेकिन ये जेई मेन है, इसको पता है, इसको पता है कि आदमी यहाँ बोलेगा कि भाड़ में गया पावर, तो इसीलिए अब आपको इसको भी ढंग से देखना पड़ेगा। तो बताइए क्या है? 10 टू दी पावर माइनस 9, और 10 टू दी पावर माइनस 19, और 10 टू दी पावर माइनस कितना? 10 टू दी पावर माइनस 22, और 10 टू दी पावर माइनस 21 हो जाएगा ना? 10 भी तो है। चलो ठीक है, तो ऊपर में रहा 10 टू दी पावर माइनस 24, और नीचे में आएगा 10 टू दी पावर माइनस 21 ना? सही 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 जा रहे हैं ना हम लोग? चलो ठीक है, अब क्या करेंगे इससे इसको, तो 10 टू दी पावर माइनस कितना आएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन इसको 7.5 बनाना है, यानी हम इसको 10 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। तो बाबू अगर हम इसको 10 गुना बढ़ाने जा रहे हैं तो हमको इसको 10 गुना कम करना पड़ेगा, यानी दिस 10 टू दी पावर माइनस 3 विल बिकम 10 टू दी पावर माइनस 4, और इतना मीटर आंसर आएगा। एंड द ऑप्शन नंबर क्या? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जेई मेन में थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है, क्योंकि ये जानता है कि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना मेन बात क्या था? मेन बात ये था कि यहाँ आपको रेडियस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? √2m इंटू तुम खड़े हो जाओगे, हाँ वो जो सोया हुआ था अभी, हाँ हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। नहीं मजाक मत करिए, देखिए मजाक मत करिए। अभी आप कल आए थे? कल आए थे? नहीं आए थे? तो तुम खड़ा क्यों नहीं हुआ जब मैंने पूछा है कि हैं? खड़ा क्यों नहीं हुआ? शांत रहो। जब मैंने पूछा कौन एब्सेंट था, तुम खड़ा क्यों नहीं हुआ? एडमिशन हुआ है? जाओ घर जाओ, हटो। एडमिशन हो जाएगा तब से आना।
बैग कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, चलिए ये देखिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या आ रहा है। जल्दी करिए, मजाक नहीं। आंसर बताइए क्या आ रहा है। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? आंसर इसका सी आ रहा है। कहने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरॉन का रेडियस सेम होगा और प्रोटॉन से ज्यादा होगा। अरे ये आ रहा है। ठीक है, कोई है जो अभी बना रहा है तो मैं रुक जाता। कोई अभी जो ट्राई कर रहा हो। क्या आया? अल्तमस का क्या आया? आंसर सी आ गया, सही में आया है ना? अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और कौन है? अल्फा पार्टिकल। अच्छा, तीनों है, बढ़िया है। कह रहा है कि हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और उसके बाद हम समझ गए क्या पूछ रहा होगा कि सबके रेडियस का क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले बताओ, रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एम भी अपन क्यू भी थोड़े यूज करेंगे, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी ना लिखेंगे और डिवाइडेड बाई क्या? ई इंटू बी, क्योंकि प्रोटॉन का मास होता है अगर m तो उसका चार्ज होता है E, ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब आप बताइए ड्यूटेरॉन के केस में, बोलिए 2m की जगह कितना? 2m, और काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही ना है, तो इसीलिए यहां पर हम के ही लिखे हैं तो यहां पर भी के ही लिखेंगे। और ड्यूटेरॉन का चार्ज भी वही होता है जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, यानी E, और सेम मैग्नेटिक फील्ड है तो B। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को हम थोड़ा कंपेयर कर लें। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर अंदर में 2 है, लेकिन यहाँ अंदर में क्या है? 2/2 है। तो एक 2 को आप क्या करिए? बाहर निकाल लीजिए। तो एक 2 को अगर आप बाहर निकालिएगा तो वो √2 बन के ना बाहर निकलेगा, और फिर ये रह जाएगा आपका √2m इंटू क्या? काइनेटिक एनर्जी, और डिवाइडेड बाई EB। ये तुमको समझ में आया कैसे हो गया? बोलो। हाँ, मैंने एक, अच्छा कहने का मतलब ये 2 अंदर में, रूट के अंदर में ना है। ठीक है, तो ये √2 हमने बाहर कर लिया। अब बताइए अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या होगा? तो √2 और 4m होगा, और काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है, और ऐसा 2 ही ना हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है, और यहाँ B हो जाएगा। अच्छा, तो 4 जो है वो 2 बन के बाहर निकलेगा। कहने का मतलब है कि 4 2, अच्छा वो इस 2 को कैंसिल कर लेगा क्या? तो मिला जुला के तो अंदर में 2m काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाई EB ही ना मिला आपको। तो हमको लग रहा है कि प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल दोनों का रेडियस एग्जैक्टली सेम आया। आप ध्यान से देखिए। हाँ, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम एक ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से। नहीं, 2 ऑप्शन है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम 2 ऑप्शन है, तो ए होगा ना तो डी होगा। लेकिन हमने देखा कि ड्यूटेरॉन वाले में देखा जाए तो ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल वाले से √2 टाइम्स ज्यादा ना रहा है, तो ड्यूटेरॉन का सबसे ज्यादा होगा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया। कहां से सी आ रहा था? सही है ना ये? चलिए ठीक है। IIT 97 और JEE मेन 2012। ठीक, चलिए ये CBSE बोर्ड पूछा है 2 नंबर में। बोलता है कंसीडर द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास क्या? m and चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B।
इफ v is perpendicular to b, show that it describes a circular path having angular frequency कितना, हाँ QB बाई एम। तो मेरे कहने का मतलब हमको वो सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बताइए ना। अरे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, याद है हमने देखा था ऐसा। और एक चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ आप v वेलोसिटी से फेंक दीजिएगा, जिसका चार्ज q और मास कितना है, m है। फिर बोलिएगा कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, बोलिए। यानी कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सही है। तो सर्कुलर पाथ को ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर आप यहाँ ऐसा रेडियस r दिखा दीजिएगा। फिर रेडियस का फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट कराएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। अरे भाई मैग्नेटिक फोर्स जो कि क्यू भी साइन थीटा होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एम भी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो इतना करने के बाद आपको रेडियस मिल जाएगा एम भी अपॉन कितना, क्यू भी। रेडियस मिल गया तो उसके बाद आप टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा 2 पाई आर अपॉन वी करके, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको 2 पाई एम अपॉन कितना, क्यू भी। टाइम पीरियड मिल गया तो फिर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा, क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, और फ्रीक्वेंसी मिल गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है, या तो आप 2 पाई बाई टी लिखिए, ना तो 2 पाई न्यू लिख दीजिए। तो 2 पाई तो खैर 2 पाई है, न्यू की जगह पे क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम रखेंगे, इससे ये कटेगा और आंसर आ जाएगा क्यू बी बाई एम। तो मतलब इतना सब करिएगा तभी आपको ये सीबीएसई 2 नंबर देगा। बोलो जल्दी, चलो ठीक। हाँ AIEEE 2007, बताइए आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ठीक है, कहता है चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन यानी पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। बोलिए जल्दी। इस सर्कुलर पाथ में, सुनिए, इस सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती है, सही है। यहां पर ऑप्शन में 2 लोगों का जिक्र है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, जिसमें ये v क्या है, स्पीड है। लेकिन जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है उसमें m इंटू भी में ये v क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है। तो तुम बताओ यहां पे स्पीड तो स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो देखना होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज होगा। तेरे की वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ना है, और वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रहा है कि नहीं ये जानने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखेंगे। तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है तेरे की, तो इसीलिए मोमेंटम चेंज होगा लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड का मतलब हुआ खाली मैग्नीट्यूड, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, द मोमेंटम चेंजेस बट द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, जेईई मेन 2007। ठीक है, इसका आंसर बता।
हेलो, हाँ हो गया। बोलो क्या हो गया? आंसर इसका कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। ए, इतना भारी भरकम है, जब बढ़िया बढ़िया ऑप्शन छोड़ के तुम्हारा जीरो आ रहा है, हैं? कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास कितना है? एम एंड चार्ज। प्रिंस ध्यान दे रहा है, ध्यान तुम दे रहा है इधर। अ पार्टिकल ऑफ मास कितना है? अ चार्ज कितना है? क्यू है। मूविंग विथ वेलोसिटी डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ। जाहिर सी बात है, पाथ सर्कुलर ही होता है। और रेडियस कितना? आर। व्हेन सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना? मैंने लगभग सब चीज दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस, सब चीज दे दिया है। वर्क डन बाय द फील्ड, आपको बताना है कि ये फील्ड फोर्स लगा के कितना वर्क करेगा, ये बताना है। व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स वन फुल सर्कल, जब पार्टिकल एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो आपको बताना है कि कितना वर्क डन होगा। कितना वर्क डन होगा? बोलो। सौरभ का दोस्त कहाँ है? कहाँ है? मालूम नहीं तुमको? हमको सब मालूम है। सोच रहा है कि, खैर छोड़ो हटाओ। ये बताओ बाबू कि आंसर जीरो होगा। अच्छा ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? और बिल्कुल 11th क्लास में भी एक सवाल मैंने ऐसे पूछा था कि एक पत्थर को धागे से बांध के नचाया जा रहा है, बोलिए, तो पूरे एक कंप्लीट चक्कर में टेंशन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा? तो तुमने बताया तो जीरो था, लेकिन मैंने कहा था कि एक्सप्लेन करना, बकवास मत करना, लेकिन तुमने उस दिन बकवास किया था। सेम चीज मैं आज भी कहता हूं, ठीक है, एक्सप्लेन करना, बकवास मत करना कि क्यों जीरो होगा। मैं मान गया कि आंसर जीरो होगा, हाँ, तुम खाली बताएगी। और कोई? तुम ही बताएगी? हाँ बताओ। कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। यहाँ टेंशन फोर्स कॉन्जर्वेटिव फोर्स था, ये बकवास था। हाँ हाँ, इन लोगों को लग रहा है भारी भरकम कुछ वर्ड बोल देंगे, इनको तो समझ में आएगा नहीं। चलिए चलिए चलिए, शांत रहिए। रुक जा, और कोई नहीं बताएगा, बोलो। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, जहां से चला है वही पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। क्यों छोटा सा डिस्प्लेसमेंट? बदल रहा है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सुनिए सुनिए, एक मिनट। ये 11th क्लास में, छोड़िए ना, 11th क्लास में मैंने वर्क पढ़ाया है ना आपको, 12th क्लास में भी बताया मैंने। उसमें मैंने कहा है कि हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट तभी देखते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक पत्थर को जब धागे से बांध के नचाया जा रहा था, तो एक पूरे चक्कर में टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन कितना था? आपने आंसर दिया था इसका क्या? जीरो। जब मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा था 11th क्लास में, तो आपने कहा था कि सर ये जहां से चला है वहीं पे पहुंच गया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। इसीलिए वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए वर्क डन भी जीरो। और मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा बकवास है, ठीक है। इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तभी हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेके छोटा सा वर्क डन निकालते हैं। अरे बोलो ना। और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाता है। जैसे
जब ये पत्थर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अभी टेंशन का डायरेक्शन इधर है, जब ये पत्थर यहाँ पहुंचेगा तो टेंशन का डायरेक्शन इधर ना होगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो टेंशन का डायरेक्शन इधर ना होगा। तुम बताओ टेंशन फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? क्यों वेरिएबल है टेंशन? डायरेक्शन के बदलने की वजह से। तो हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं कि सर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, हमको लेना होगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। आप बताइए जब पत्थर यहाँ है तो उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर ही ना हुआ होगा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ds से दिखा दें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो जो छोटा सा वर्क डन आएगा उसके लिए क्या लिखोगे? T डॉट ds, यानी T ds cos 90 डिग्री, और इनो की cos 90 डिग्री होता है 0। तो बताओ यहां पर छोटा सा वर्क डन कितना हुआ है? 0। चलिए जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अब इधर ना होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ अगला कदम यहाँ रखेगा, फिर यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, फिर अगला कदम यहाँ ना रखेगा। एक बार फिर से बताइए छोटे सा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? अरे बोलो 90 डिग्री है। तो यहाँ भी छोटा सा वर्क डन कितना होगा? बताओ यहाँ भी छोटा सा वर्क डन कितना होगा? तो सब छोटा 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 वर्क डन 0 ही ना है, तो सब 0 को जोड़ दोगे तो आंसर भी कितना आएगा? तो ना सिर्फ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में बल्कि हाफ रिवॉल्यूशन में भी टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा, क्वार्टर रिवॉल्यूशन में भी 0 होगा, और यहां से यहां आने के दौरान भी 0 ही होगा। और तब मैंने एक लाइन लिखवाया था कि अगर फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन किसी भी टाइम इंटरवल में 0 होगा। आप बताइए क्या मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मिलता ही है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, और क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला आंसर दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। अरे बोलो हाँ, यानी मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा 0 होगा। तो ये आधे चक्कर के लिए भी पूछता ना तभी आंसर क्या होता है? 0 ही होता है। क्वार्टर चक्कर के लिए पूछता है तभी आंसर 0 होता है। सही है। इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है कि चूंकि वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई वर्क डन नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स करता है, मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करेगा। सही है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, मैं आपको ब्रेक देता हूं, 5 मिनट में मिलिए।